तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल के अंदर। इस सीरीज़ के अंदर हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। हिंदी में बोले तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। लास्ट वीडियो जो है मेरी इस सीरीज़ का, उसके अंदर मैंने समझाने की कोशिश की थी कि कैसे हम लोग अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो जिसके अंदर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हो, बट वो उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ना हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इस फॉर्मेट में ना हो, तो कैसे हम उस टाइप के इक्वेशंस को वापस से मैनिपुलेट करके उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर ला सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट लाने के बाद फिर उसको सॉल्व करने के हमारे पास तीन तरीके अवेलेबल हैं। हम उन तीन तरीकों में से कोई सा भी तरीका यूज़ करके इक्वेशंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे इसी फंडे के ऊपर बेस्ड करके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने की। सो वर्ड प्रॉब्लम के अंदर बेसिकली हमारा एक स्टेप और बढ़ जाता है। हमको पहले लीनियर वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना है, समझना है और उसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। एक बार जब लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो आप उसको सॉल्व आउट आराम से कर सकते हैं यूजिंग ऑल द थ्री एनी ऑफ द थ्री मेथड्स जो अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं। ओके, सो आज का लेक्चर शुरू करते हैं और आपकी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन सॉल्व, ये है आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 19। ओके, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है। इसके अंदर ये बोलता है कि एक बोट है जो कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 10 घंटे में जाती है। 13 घंटे में 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा सकती है और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा सकती है। हमको स्ट्रीम का और बोट का दोनों का स्पीड जो है वो डिटरमाइन करना है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखने में ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, बट इसके फंडे बहुत सिंपल से होते हैं। ओके, आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मीनिंग थोड़ा सा समझ में आना चाहिए जी कि हाँ अपस्ट्रीम जाने पर क्या होता है और डाउनस्ट्रीम जाने पर क्या होता है। ठीक है, हिंदी में अगर बात करेंगे तो बोलता है धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल। ओके, सो थोड़ा सा एक स्केच बना करके समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में कहने का मीनिंग क्या है। ओके, तो लेटेस्ट से अगर हम लोगों ने नदियों के बारे में थोड़ा भी गौर किया होगा तो हम लोग को ध्यान आएगा कि नदियाँ जो हैं जनरली ऊपर से नीचे की तरफ बहती हैं। ओके, सो लेटेस्ट से मैं इस तरीके से नदी को रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके, ये मेरी नदी है जो ऊपर से नीचे की तरफ बह रही है। ओके, अभी अगर मैं इस पर कोई एक नाव रख देता हूँ ऐसे करके। ओके, अगर नदी जो है वो मेरी इस डायरेक्शन में बह रही है, ऊपर से नीचे की तरफ बह रही है। ओके, अगर ये नाव भी मेरी सेम डायरेक्शन में बहना स्टार्ट हो जाए तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप नदी में खड़े हो जाएं तो आप देखेंगे कि नदी आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगा रही है। वो किस डायरेक्शन में आपको धक्का दे रही होती है? जिस डायरेक्शन में नदी खुद बह रही होती है। सो अगर आप नदी की डायरेक्शन में बह रहे हैं तो बेसिकली आपका स्पीड आपको थोड़ा सा बढ़ा हुआ फील होगा, आप जल्दी से बह पाए मतलब तैर पाते हैं। ओके, सेम चीज़ आपका नॉर्मल रोड पर है। मान लीजिए रोड पे थोड़ी तेज़ हवा चल रही है, ठीक है, तो अगर जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उसी डायरेक्शन में आप मूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको सडनली फील होगा कि हवा आपको पीछे से धक्का मार रही है और आपकी स्पीड जो है थोड़ा बढ़ जाती है। बट अगर आप हवा के अगेंस्ट में चलना स्टार्ट कर देते हैं सेम सिचुएशन के अंदर तो आपको ऐसा लगेगा कि हवा आपको अपोजिट डायरेक्शन में धक्का मार रही है और आपकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। सेम फंडा हम इसके अंदर भी लगाते हैं कि अगर नाव जो है मेरा नदी की डायरेक्शन में जा रही है तो नाव की जो स्पीड है वो नॉर्मल स्पीड से बढ़ जाती है। बट अगर यही मैं उल्टा कर दूं, नाव ऊपर जाने लग जाए और नदी नीचे जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि नदी का जो पानी है वो नाव को बढ़ने से रोकेगा। अगर वो बढ़ने से रोक रहा है मतलब उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, अब आपकी दो चीज़ें हैं। एक है नाव का स्पीड। लेट अस से नाव का जो भी स्पीड है, जिस भी रफ्तार से हम उसको चला रहे हैं, उसको मैं x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेता हूँ। ओके, और जो नदी की मेरी रफ्तार है उसको मैं y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेता हूँ। ओके, अब जब हम हमारी नाव जो है वो नदी की डायरेक्शन में ही मूव कर रही है। ओके, सो अगर कोई पर्सन डाउनस्ट्रीम जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है मतलब नदी की डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी स्पीड जो थी उससे थोड़ी सी स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। और वो कितना बढ़ता है? जितना आपकी नदी की खुद की स्पीड होती है।
ओके, सो धारा के अनुकूल चलने पर आपका ये दोनों जो स्पीड है वो आपस में एड अप हो जाती हैं। ओके, सो अगर हम इंग्लिश में बोले तो स्पीड ऑफ बोट while going डाउनस्ट्रीम, अगर मैं स्ट्रीम की धारा के नीचे की तरफ चल रहा हूँ तो उस केस में मेरा ये दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। फंडा बहुत सिंपल सा है कि बोट नीचे की तरफ जा रही है, नदी भी नीचे की तरफ जा रही है। सो दोनों नदी जो है वो बोट को और तेजी से धक्का मारेगी, इसका नदी बोट का स्पीड जो है नॉर्मल स्पीड से बढ़ जाएगा। ओके, हिंदी में अगर लिखें तो धारा के अनुकूल जाने पर बोट का जो स्पीड आएगा वो मेरा x प्लस वाई आ जाएगा। अगर मैं यही चीज़ उल्टा कर दूं, स्पीड ऑफ बोट वाइल गोइंग अपस्ट्रीम, अगर मैं ऊपर चलना स्टार्ट कर दूं, बोट को ऊपर की तरफ चलाना स्टार्ट कर दूं, ठीक है, सो मैं इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, नदी मेरी नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रही है। सो इफेक्टिवली मेरा स्पीड जो है वो कम हो गया। कम कितना हुआ, x जो है वो मेरा बोट का स्पीड है और y जो है वो मेरा नदी का स्पीड है। अगर मैं नदी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मेरा स्पीड कम हो जाएगा विद द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। सो बेसिकली ये मेरा जो है ऊपर की तरफ जाने पर स्पीड बनेगा। ओके, हिंदी में अगर लिखें तो अगर मैं धारा के प्रतिकूल चल रहा हूँ, धारा के अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरा स्पीड जो है वो घट जाता है। और कितना घटता है, जितना इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस है, ऊपर उतना ही ऐड हो जाएगा जितना दोनों की स्पीड है, और नीचे उतना ही डिफरेंस जो है वो मेरा एक्चुअल स्पीड बन जाएगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन में अभी तक हमने ये समझने की कोशिश किया कि ऊपर जाने पर और नीचे जाने पर मेरा स्पीड जो है वो कैसे बढ़ेगा या घटेगा। ओके, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में बोलता है कि मेरा वो 30 किलोमीटर ऊपर जा रहा है, ओके, और 44 किलोमीटर नीचे आ रहा है, और ये सब करने में उसको 10 घंटा लगता है। ये पहला केस उसमें हमको पकड़ाया है। ओके, सो जब वो ऊपर जा रहा था, ठीक है, तो वो अपस्ट्रीम जा रहा है या बोले तो धारा के प्रतिकूल जा रहा है, उस टाइम पे उसका जो स्पीड है वो मेरा ये हो जाएगा x माइनस वाई। सो ये जो है ये मेरा दूरी है, बेसिकली इसमें दूरी दे रखी है। और अगर मैं चाल की बात करूँ, इंग्लिश में बोले तो ये डिस्टेंस है, ये मेरा स्पीड है। स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो स्पीड मेरा है x माइनस वाई जब वो ऊपर जा रहा है, तो जब वो नीचे आ रहा है, अनुकूल जा रहा है, तो मेरा ये हो जाती है स्पीड। सो दिस इज x प्लस वाई। ओके, और ये जो है ये मेरा टाइम है। ओके, तो अब मुझे बात बेसिकली टाइम की ही फॉर्म में करनी है। ओके, देखते हैं टाइम के लिए जो हम फॉर्मूला लगाते थे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हिंदी में बोले तो समय बराबर दूरी बटा चाल। ओके, सो अगर मैं ये देखूं कि मुझे ऊपर जाने में कितना समय लग रहा है, ओके, सो अगर मैं मान लूँ कि ऊपर जाने में मुझे t1 टाइम लग रहा है, ठीक है, तो t1 टाइम इज़ बेसिकली डिस्टेंस ऊपर जाने में कितना लगा और स्पीड कितनी लगी ऊपर जाने में। ऊपर जाने में डिस्टेंस जो था वो मेरा 30 किलोमीटर लगा, और ऊपर जाने में जो मेरी स्पीड बनी वो मेरी x माइनस वाई बन गई। ये मेरा ऊपर जाने में समय लगा है। ओके, ऐसे ही जब मैं नीचे जाने की बात करता हूँ, ठीक है, सो नीचे जाने में लेटेस्ट से मुझे t2 टाइम लग रहा है, तो ये है दूरी बटा चाल, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो नीचे जो है वो 44 किलोमीटर गया, और उसकी स्पीड जो थी नीचे जाने में वो x प्लस वाई हो गई। ओके, अभी लेटेस्ट से कि मुझे ऊपर जाने में 6 घंटा लगा, वापस आने में मुझे 4 घंटा लगा। सो टोटल मिला करके मुझे
10 घंटे का समय लगा जो कि इसने मुझे बोला हुआ है। ओके, सो बेसिकली मैंने क्या किया कि जो ऊपर जाने में समय लगा, जो नीचे जाने में समय लगा, उन दोनों को ऐड कर दिया है आपस में, ताकि मेरा ये वाला फिगर आ जाएगा 10 आवर्स वाला। सो बेसिकली मुझे इसने दिया है कि T1 प्लस T2 बराबर है 10 घंटे के। तो इस केस में हमारा जो T1 का वैल्यू है वो बेसिकली हमें ये दिया हुआ है, यानी कि 30/x माइनस वाई। ओके, प्लस T2 जो है वो है मेरा 44/x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 10। ओके, सो ये मेरा एक इक्वेशन बन गई इन्वॉल्विंग x और y। ठीक है, लेट अस से इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। अगर आपको पिछला वीडियो थोड़ा सा ध्यान हो तो इसी टाइप के कुछ इक्वेशन बन रहे थे जो दो वेरिएबल्स को इन्वॉल्व तो करते थे, बट वो डायरेक्टली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इज इक्वल टू सी के फॉर्मेट में नहीं थे। ठीक है, बट हमको ये पता है जी कि इस टाइप के इक्वेशंस को हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर पाएंगे आगे चल करके, तो इसलिए इसमें वरी करने वाला कुछ नहीं है। एक काम करते हैं, पहले सेकंड सिचुएशन की बात करते हैं। ठीक है, और देखते हैं सेकंड सिचुएशन में हमको क्या बोला गया है। सेकंड सिचुएशन बोलता है कि आप 40 किलोमीटर जो है वो अपस्ट्रीम गए हैं और 55 किलोमीटर जो है आप डाउनस्ट्रीम गए हैं। ओके, और ये सब मिला करके आपको टोटल टाइम जो है वो आपको 13 आवर्स का लगा है। ओके, सो हमको ये इसने डिस्टेंस जो है वो दिए हुए हैं, या हिंदी में बोले दूरी दिया हुआ है। ओके, अभी इसके ऊपर जाने के केस में या नीचे आने के केस में जो हमारी स्पीड थी, या हिंदी में बोले चाल थी, वो बेसिकली वो है जब हम ऊपर जा रहे थे तो x माइनस वाई हमारा चाल था, और जब हम नीचे आ रहे थे तो उसमें दोनों स्पीड्स आपस में ऐड अप हो जा रही थी। ओके, सो यहाँ पर अगर हम समय की बात करें कि हमें ऊपर जाने के लिए T1 समय लग रहा है, और सॉरी ऊपर जाने के लिए अगर हमें T3 समय लग रहा है, और नीचे आने के लिए हमें T4 समय लग रहा है। सो समय बराबर जो होता है दूरी बटा चाल, या टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, सो अगर मैं T3 बोलूँ, मेरे को ऊपर जाने में टाइम लग रहा है, तो ऊपर जाने के लिए मेरा डिस्टेंस जो है, लेटेस्ट से मैं उसको D3 बोल रहा हूँ, स्पीड S3 बोल रहा हूँ। D3 जो है वो मेरा 40 किलोमीटर है, हम लोग 40 किलोमीटर ऊपर की तरफ गए। ओके, और S3 स्पीड जो है वो मेरा x माइनस वाई है। ओके, सिमिलरली अगर मैं वापसी आने वाले टाइम को मैं T4 मान लूँ, तो इसके केस में, वापसी आने के केस में या नीचे उतरने के केस में, जो डिस्टेंस था, दूरी था, वो 55 किलोमीटर है, और जो स्पीड मेरा है वो x प्लस वाई स्पीड है। सो अभी मुझे दिखा कि ऊपर जाने में मुझे इतना टाइम लग रहा है, नीचे आने में मुझे इतना टाइम लग रहा है। सो ऊपर जा कर के नीचे आने में इन दोनों का समेशन हो जाएगा बेसिकली, यानी कि टोटल टाइम जो मुझे लगा वो T3 प्लस T4 लगा, और ये टोटल टाइम हमको उसने दिया है 13 आवर्स का। मुझको बेसिकली क्या मिल गया अभी, 40, T3 की जगह पर हम ये वाला वैल्यू डालते हैं, और T4 की जगह पर जो टोटल आएगा वो मेरा 13 आएगा। सो अभी यहाँ पे भी हमारा x और y को इन्वॉल्व करता हुआ एक और इक्वेशन बन गया है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। सो मेरे को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो मिल गया x और y को इन्वॉल्व करता हुआ। अब ये जो इक्वेशंस बन गई हैं वो बेसिकली मेरे लास्ट वीडियो से मैच करती हुई हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसी टाइप का जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करना सीखा था। तो एक काम करते हैं, लास्ट वीडियो के फंडे को यूज़ करते हैं और ऐसे टाइप के इस पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 30/x माइनस वाई प्लस 44/x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये इक्वेशन नंबर 1 था। इसी के साथ सेकंड इक्वेशन जो है वो है हमारा 40/x माइनस वाई प्लस 55/x प्लस वाई इक्वल्स टू 13। ये इक्वेशन नंबर 2 है। जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था, आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। हमको दिख रहा है कि x माइनस वाई जो है दोनों इक्वेशन के बटे में आ रहा है, x प्लस वाई जो है वो दोनों इक्वेशन के बटे में आ रहा है।
सो यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कि लेट 1/x-y जो है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं u, 1/x+y जो है उसको अज्यूम कर लेते हैं v। इससे हमको क्या एडवांटेज मिलेगा कि जो हमारा फर्स्ट वाला टर्म है 30/x-y, फर्स्ट वाले इक्वेशन का फर्स्ट वाला टर्म जो है, इसको मैं लिख सकता हूँ 30 इंटू में 1/x-y। 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस से 30 आ जाएगा। नाउ दिस 1/x-y इज इक्वल टू u। सो इस टर्म को हम लिख पाएंगे 30u। लाइकवाइज इसी तरीके से अगर हम इसको बात करते हैं 44/x+y को, दिस इज 44 इंटू 1/x+y, और 1/x+y जो है वो मेरा v है। सो दिस 44v। ओके, अभी जो सेकंड वाला इक्वेशन था उसका फर्स्ट पार्ट अगर उठाते हैं तो दिस इज 40/x-y, दिस इज 40 इंटू 1/x-y। अब 1/x-y जो है वो मेरा u था, सो दिस बिकम्स 40u। सिमिलरली जो सेकंड टर्म है इसका 55/x+y, this can be written as 55 into 1/x+y। 1/x+y को मैंने v माना हुआ है, so this becomes 55v। अभी मैंने जो ये चारों हिस्से थे इनको u और v की फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर लिया है। सिंपली मुझे u और v की फॉर्म में इक्वेशन बनाना है। सो ये फर्स्ट वाला जो टर्म है 30/x-y, इसको मैंने लिखा 30u प्लस जो सेकंड टर्म है मेरा 44/x-y, वो मेरा बन गया है 44v। दिस इज इक्वल टू 10। ओके, सो मेरा इक्वेशन 1 जो है वो इक्वेशन नंबर 3 में अभी कन्वर्ट हो गई। सिमिलरली जब मैं इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं तो ये वाला टर्म 40/x-y ये मेरा कन्वर्ट हो गया है 40u के अंदर। ओके, प्लस जो इसका सेकंड वाला टर्म है 55/x+y, ये हमने चेंज किया है 55v के अंदर, एंड दिस इज इक्वल टू 13। सो ये मेरा इक्वेशन नंबर सेकंड जो था वो इक्वेशन नंबर 4 में कन्वर्ट हो गया है। अभी अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट पर पड़ा हुआ है। ओके, इसको हमको सॉल्व आउट करना है। हमारे पास 3 मेथड है, हम तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लेटर से मैं यू के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना स्टार्ट करता हूँ। सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। सो क्या होगा, ऊपर वाला जो इक्वेशन है वो बन जाएगा 120u प्लस 176v इक्वल टू 40। नीचे वाला इक्वेशन बन जाएगा 120u प्लस 165v इक्वल टू 39। ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब यहाँ पे v घटाएंगे 176 में से 165 तो दिस बिकम्स 11v, और 40 में से 39 घटाते हैं 1 बचता है। सो यहाँ पे v का वैल्यू अगर निकालेंगे v विल बी 1/11। सो आपको इस तरीके से v का वैल्यू मिल जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन है आइदर इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, किसी में भी आप v का वैल्यू डालिए, आपको u का वैल्यू निकल जाएगा। लेटर से हम लोग इस फोर्थ वाले इक्वेशन में डालते हैं। सो 40u प्लस 55v, v की जगह पे 1/11 डाल देते हैं। दिस इज इक्वल टू 13। Now 11 5s are 55, so 40u plus 5 equals to 13। इस 5 को दूसरी तरफ ले चलते हैं, so 40u equals to 13 minus 5 यानी कि 8। u का वैल्यू निकालना है, so 40 को दूसरी तरफ ले चलते हैं, this becomes 8/40। कैंसिल आउट करते हैं 1/5। सो मेरा u का वैल्यू 1/5 निकला और v का वैल्यू जो है वो 1/11 निकला। अभी हमने u और v को सॉल्व आउट कर लिया है, लेकिन हमको आंसर जो निकालना था वो x और y में निकालना था। सो अब क्या करते हैं, u को जो हमने माना था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। u हमने माना था बेसिकली ये वाला चीज़ 1/x-y, एंड u का वैल्यू मैंने निकाला है 1/5। सो अगर मैं इन दोनों का इन्वर्स कर दूँ, ऑपोजिट कर दूँ, तो क्या आ जाएगा,
x minus y equals to 5. ओके, सो ये इक्वेशन लेटस से मैं इक्वेशन नंबर 5 बोल देता हूँ इसको। अभी जो v का वैल्यू था वो हम लोगों ने इनिशियली माना था 1/x प्लस वाई, एंड v का वैल्यू हम लोगों ने निकाला जो है, ओके, सो दिस इज इक्वल टू 1/11। ओके, सो अब यहाँ पर अगर मैं इन्वर्स ले लूँ, यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, बेसिकली x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। ये मेरा इक्वेशन नंबर 6 हो गया। सो अगर मैं इक्वेशन नंबर 5 और 6 को सॉल्व कर लूँ, मेरे पास इसको सॉल्व करने के लिए 3 मेथड है, मैं कोई सा भी यूज़ कर सकता हूँ। अभी मुझे दिखता है कि y के कोफिशिएंट इक्वेटेड हैं ऑलरेडी और उनके साइन भी अपोजिट हैं, तो मुझे सिंपली इसको ऐड करना है। ऐड करते ही y कैंसिल आउट हो गया, x प्लस एक्स इज 2x और 11 प्लस 5 इज 16। सो x विल बिकम 16/2 यानी कि 8। अब x का वैल्यू उठा करके मैं फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में डाल देता हूँ, सॉरी फिफ्थ या सिक्स किसी भी इक्वेशन में डाल देता हूँ, मेरा y का वैल्यू निकल जाएगा। लेटेस्ट से मैं 6 में डालता हूँ। सो 6 में x का वैल्यू पुटअप करते हैं, 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 11। सो y विल बी 11 माइनस 8 यानी कि 3। सो मेरा y निकल गया और मेरा x निकल गया। सो अगर शुरू में चलते हैं, सबसे शुरू में क्वेश्चन के, तो हम देखते हैं कि हमने x और y क्या माना हुआ था। x जो माना था वो बेसिकली बोट का स्पीड था और y जो माना था वो बेसिकली स्ट्रीम का स्पीड था या नदी का स्पीड था। सो बोट का स्पीड जो निकला, बोट का स्पीड कहने का मतलब स्टिल वाटर के अंदर बोट का स्पीड यानी कि रुके हुए पानी के अंदर बोट का स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर निकला, और जो रिवर का स्पीड है वो बेसिकली हमारा 3 किलोमीटर पर आवर निकला। ओके, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व आउट हो जाता है। अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कि मेरा आंसर सही आया है या गलत आया है, तो उसके लिए आपको वापस से क्वेश्चन देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको बोला गया था, फर्स्ट सिचुएशन के अंदर उसने आपको बोला था कि जब आप पहले आप इसका अपस्ट्रीम का वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए कि आप जब अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो उस केस में आपका स्पीड जो है वो माइनस हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर रह जाता है। अपस्ट्रीम बोले तो उसके जब हम प्रतिकूल वाला केस लेते हैं, ओके, प्रतिकूल वाले केस के अंदर हमारा स्पीड कम हो जाता है, और जब हम डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो डाउन स्ट्रीम में ये वेलोसिटी ऐड हो जाता है, तो 11 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। ये हमारा अनुकूल वाला केस बनता है। ओके, अब जब हमारा जो सिचुएशन फर्स्ट था, सिचुएशन फर्स्ट के अंदर इसने हमको बोला था कि वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है। सो अगर 30 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम जा रहा है और अपस्ट्रीम जाने में उसका वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर है, तो बेसिकली उसको 6 घंटे का टाइम लगा, और डाउनस्ट्रीम में वो 44 किलोमीटर जा रहा है, नीचे की तरफ वो 44 किलोमीटर जा रहा है, और नीचे जाने में उसकी स्पीड जो है वो 11 किलोमीटर पर आवर है। सो यहाँ से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 4 घंटे आता है। सो उसको 30 किलोमीटर जाने में और 44 किलोमीटर वापस आने में मेरे पास 6 घंटा और 4 घंटा मिला, यानी कि टोटल मिला के 10 घंटा उसको टाइम लगा। और क्वेश्चन के अंदर हमको फर्स्ट पार्ट में यही दिया हुआ था कि आपको टोटल जा करके वापस आने में 10 घंटे का टाइम लगता था, 10 घंटे का टाइम लगता था। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन वेरीफाई भी कर लिया कि जो आपका आंसर आ रहा था वो सही आ रहा था। ओके, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करना है, कैसे उनका इक्वेशंस बनाना है और फिर उनको कैसे सॉल्व आउट करना है। ओके, आगे कोशिश करेंगे इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस टेकअप करने की। ओके, तो दोस्तों इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2, इसका लेटेस्ट से सेकंड पार्ट पकड़ते हैं। सेकंड पार्ट में हमको ये बोलता है
कि कोई एक एम्ब्रॉयडरी का काम है जो कि अगर 2 वुमेन और 5 मेन मिलके करते हैं तो वो 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। ओके। अगर इसी एम्ब्रॉयडरी के काम को 3 वुमेन और 6 मेन मिलके करते हैं तो वो इस काम को 3 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। अब आपको पता लगाना है कि अगर एक वुमेन इस काम को करे तो टोटल कितने नंबर ऑफ दिन लगेंगे, और अगर एक मैन इस काम को करे तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे। ओके। सो क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली में देखा जाए तो बहुत ही लिमिटेड सा डेटा दिया हुआ है। आई डोंट नो कि बहुत लोगों को ये लगेगा कि पता नहीं क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा, कैसे सॉल्व होगा। तो एक काम करते हैं, जो चीज़ें हमको नहीं पता है वहीं से स्टार्ट करते हैं इसको करना। ओके। हमसे ये पूछा गया है कि अगर एक वुमेन अकेले ये काम करती तो कितने दिन में कर लेती। तो लेटेस्ट से हम लोग यही मानते हैं, लेट नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन वुमन अलोन। अगर एक औरत अकेले ये काम करती तो उसने लेटेस्ट से x दिनों में ये काम फिनिश किया होता। ओके। ऐसे ही अगर एक मैन अकेला ये काम करता तो लेटेस्ट से वो y दिन में कर लेता इस काम को। ठीक है। अब अगर एक वुमन x दिन में इतना काम कर रही है, मतलब वर्क डन बाय अ वुमन पर डे, एक दिन में वो कितना काम करेगी, बेसिकली 1/x काम करेगी। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को मान लो कि लेटेस्ट से अगर 100 स्क्वायर यूनिट ऑफ एम्ब्रॉयडरी उसको टोटल करना है कंप्लीट, ठीक है, और मान लेते हैं कि 10 दिन लग जाते हैं इस टोटल एम्ब्रॉयडरी काम को करने में उस औरत को, तो हमको ये पता लग जाएगा कि 100 स्क्वायर यूनिट डिवाइडेड बाय 10 डे, तो इसका मतलब 10 स्क्वायर यूनिट पर डे जो है वो वुमेन कंप्लीट कर सकती है। यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है, एम्ब्रॉयडरी का वर्क एक है और पर नंबर ऑफ डेज जो टोटल लगे हैं वो यहाँ पर x है। सो वर्क डन पर डे जो हुआ वो 1/x हो जाएगा। ओके। सिमिलरली अगर मैं मेन के लिए बात करूँ, वर्क डन बाय वन मैन पर डे, सो टोटल उसको y डे लग रहे थे, सो वो एक दिन में 1/y काम कर सकता है। ये जो है वो एक वुमेन का किया हुआ काम है एक दिन का, और ये है एक मैन का किया हुआ काम पर डे का। अब पकड़ते हैं इसके केसेस। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा अजम्पशन हो गया। अब हम केसेस पकड़ते हैं। केस वन, केस वन में हमको इसने दिया है 2 वुमेन 5 मैन 4 दिन। ठीक है। सो अगर 2 वुमेन है, हमको इतना पता है कि एक वुमेन 1/x काम करती है पर डे। सो इसका मतलब 2 वुमेन अगर है तो वो 2 इंटू में 1/x काम करेगी। ओके, पर डे। और 5 मैन है, एक मैन जो है वो 1/y काम करता है पर डे। सो 5 मैन लगा लिए तो 5 इंटू 1/y, ये पर डे हो गया। ओके, ठीक है। अभी जब इन दोनों को 4-4 दिन काम कराया जाता है, ये था 2 वुमेन कितना काम कर सकते हैं एक दिन में, ये था 5 मैन कितना काम कर सकते हैं एक दिन में, बट हमको ये दिया है उसमें 4 दिन पूरा करते हैं काम। सो अगर 4 दिन ये वाला इतना औरतों ने काम किया प्लस 4 दिन इतना मर्दों ने काम किया, तो मेरा टोटल एक एम्ब्रॉयडरी का वर्क फिनिश हो जाता है। ओके, सो ये मेरा एक इक्वेशन बन गई बेसिकली 8/x प्लस 20/y इक्वल टू 1। समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि इसमें हमको दिया हुआ है कि मेरे पास एक वुमेन जो है वो एक दिन में 1/x काम करती है।
सो मेरे पास वैसे केस 1 में मैंने 2 वुमेन को लगाया, सो वो 2 इंटू में 1/x जितना काम कर लेंगी। ओके, ऐसे ही एक मैन जो है मेरा 1/y काम करता है एक दिन में। सो ऐसे मैंने 5 मैन लगाए, तो 5 इंटू 1/y काम करेंगे वो सब मिल करके एक दिन में। ठीक है, सो ये मेरा वुमेन का एक दिन का काम हो गया, ये मेरा मेन का एक दिन का काम हो गया। दिस इज बेसिकली 1 डे वर्क, एक दिन का इतना काम हो रहा है। ओके, बट उसने हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी कि 4 दिन तक मैंने इन लोगों को लगा के रखा एक एम्ब्रॉयडरी काम करने के लिए। ठीक है, सो वुमेन जो एक दिन में काम कर रही थी वो ये था, 4 दिन में वो इससे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही मेन जो थे वो एक दिन में इतना काम कर रहे थे, सो 4 दिन में वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और सब मिला करके इक्वल टू 1 एम्ब्रॉयडरी वर्क कंप्लीट हो जाता है। आप इसको थोड़ा थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेंगे तो आपको ये इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगा। ओके, सो ये हमारा केस 1 था। सिमिलरली अगर मैं केस 2 के बारे में बात करना स्टार्ट कर दूं, केस 2 हमको उसने दिया था कि 3 वुमेन 6 मैन मिलकर 3 दिन में वो काम फिनिश करते हैं। 3 वुमेन 6 मैन मिलकर के 3 दिन में काम को फिनिश करते हैं। सो एक वुमेन का एक दिन का काम अगर मैं देखूं वो था मेरा 1/x। सो मैंने ऐसे 3 वुमेन को साथ में लगाया है, सो ये हो गया 3 इंटू 1/x। ये एक दिन में औरतों ने टोटल काम किया केस 2 में। ऐसे ही अगर मैं मैन की बात करूं, मैन एक दिन में एक बंदा 1/y काम कर रहा है, ऐसे मैंने 6 मैन लगा दिए, तो 6 इंटू 1/y एक दिन में इतना मर्दों ने काम किया। ओके, ये हमारा पर डे वर्क बना। ओके, बट ऐसा वाला मैंने 3 दिन तक लगाया। ओके, सो अगर मैंने औरतों के काम को 3 दिन तक लगाया, सो 3 टाइम्स 3 इंटू 1/x। ऐसे ही मैंने मेन को 3 दिन तक लगाया, 3 इंटू में 6 इंटू 1/y। ये सब मिल करके मेरा एम्ब्रॉयडरी का एक काम कंप्लीट करते हैं। अब इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। 3 3 9/x प्लस 3 6 18/y इक्वल्स टू 1। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। सो आपको 2 इक्वेशंस मिल गई। आपको ये दिख रहा है कि इसमें वेरिएबल x और y है, दोनों की पावर 1 है, सो लीनियर इक्वेशन है, बट ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। सो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है हमने लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किए थे आपको कैसे सॉल्व आउट करने हैं। तो एक काम करते हैं, पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं। पैटर्न बहुत क्लियर है कि x बटे में आ रहा है दोनों इक्वेशन में और y बटे में आ रहा है दोनों इक्वेशन के अंदर। सो हम अज्यूम करेंगे, लेट 1/x को u मान लेते हैं, 1/y को v मान लेते हैं। ठीक है, जैसे ही 1/x को मैंने u माना, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, सो 8/x जो है दिस इज 8 इंटू 1/x। सो 1/x की जगह पे मैं u लिख सकता हूँ, 8u हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करता हूँ 20/y के बारे में, सो 20/y को मैं लिख सकता हूँ 20 इंटू 1/y, और 1/y को मैंने v मान लिया है, सो दिस बिकम्स 20v। ओके, अब इसकी बात करते हैं। अगर 9/x लिखा हुआ है, दिस कैन बी रिटन एज 9 इंटू 1/x। सो 1/x की जगह पे मैं u लिख सकता हूँ, दिस बिकम्स 9u। ऐसे ही अगर मैं 18/y की बात करूँ, सो दिस कैन बी रिटन एज 18 इंटू 1/y, और 1/y को मैंने v लिया हुआ है, सो दिस बिकम्स 18v। सो जो मेरा इक्वेशन 1 थी फर्स्ट वाली, ये मेरा हो गया 8u प्लस ये है मेरा 20v इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 मेरा इक्वेशन 3 में कन्वर्ट हो गई। और ऐसे ही मेरा ये जो सेकंड इक्वेशन थी, 9x की जगह पे मैं लिखूंगा 9u प्लस 18/y की जगह पे लिखेंगे 18v इक्वल टू 1। ये मेरा इक्वेशन 2 जो है वो इक्वेशन 4 में कन्वर्ट हो गया। अब सिंपली मुझे इसको सॉल्व आउट कर लेना है, मेरी मर्जी है मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं, इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यू के कोफिशिएंट इक्वेट हो जाएंगे।
सो अब u के कोफिशिएंट इक्वल हो गए हैं, अब ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है, u कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 36v इक्वल्स टू 1। सो v का वैल्यू निकल गया 1/36। अब इस v का वैल्यू मैं इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 किसी में भी डाल दूँ, मेरा आंसर u का निकल जाएगा। लेट अस से मैं इक्वेशन नंबर 4 में डाल देता हूँ। सो 9u प्लस 18 v की जगह पे 1/36 रखते हैं इक्वल टू 1। 18 1 18, 18 2 36। सो 9u प्लस 1/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस 1/2 को उठा के दूसरी तरफ ले आते हैं, 9u इक्वल टू 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2 हो जाएगा। इस 9 को दूसरी तरफ ले चलते हैं, सो u इज इक्वल टू 1/2 इंटू 9 दैट इज 1/18 हो जाएगा। अभी हमने u और v का वैल्यू निकाल लिया है, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो था वो u और v में नहीं था, वो बेसिकली x और y में था। सो हम क्या करेंगे, देखते हैं कि u जो था वो मेरा 1/x था। सो दिस 1/18 इज बेसिकली 1/x। अब इसका मैं अगर इन्वर्स ले लूँ इतने पोर्शन का, सो मुझे क्या दिखेगा कि 18 इज इक्वल टू x और x का वैल्यू निकलेगा 18। ऐसे ही अगर मैं v की बात करता हूँ, सो v जो है वो मेरा 1/y है। सो दिस इज बेसिकली 1/y। सो जब मैं इसका इन्वर्स कर दूंगा तो यहाँ से आएगा 36 इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू 36। सो x और y मेरा क्या था, x था कि अगर एक वुमन अकेले काम करे तो कितने दिन लगेंगे, और y था मेरा एक मैन अगर काम करे तो कितने दिन लगेंगे। सो अगर एक मैन काम करे तो मेरे को 36 डेज लगेंगे, और अगर एक वुमन अकेले काम करे तो मुझे 18 डेज लगेंगे उस एम्ब्रॉयडरी का काम ख़त्म करने में। ओके, सो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एंड देन कैसे उस इक्वेशन को सॉल्व आउट करना है। ओके, कोशिश करेंगे आगे चल कर कुछ और क्वेश्चंस इसी लाइन में करने की, ताकि ये कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। सो दोस्तों, इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट पकड़ते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोलता है, बेसिकली एक ट्रैवलर है रूही करके, जो कि 300 किलोमीटर अपने घर की तरफ जाती है। ओके, सो टोटल डिस्टेंस जो है हमारा वो 300 किलोमीटर इसने हमको पकड़ा दिया है। ठीक है, बोलता है कि वो कुछ हिस्सा ट्रेन से जाती है और कुछ हिस्सा जो है बस से जाती है। अब इसने पहला केस दिया है, केस 1 में इसने बोला कि शी टेक्स 4 आवर्स, 4 घंटे उसको लगते हैं अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से चले, 60 किलोमीटर वो ट्रेन से चलेगी और बाकी का वो बस से ट्रैवल करेगी, यानी कि 240 किलोमीटर जो है वो बस से ट्रैवल करेगी, तो उसको सब मिला के 4 घंटा लगता है। ओके, दूसरा केस जो है केस 2 जो है, उसमें बोला जाता है कि अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से चले, यानी कि बाकी का 200 किलोमीटर जो है वो बस से ट्रैवल करे, तो बोलता है कि उसको 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, मतलब 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स लगता है उसको। ओके, अब वो बोलता है कि आपको ट्रेन और बस का स्पीड सेपरेटली निकालने का है। ठीक है, सो मान लेते हैं जो हमको नहीं पता है उसी को हम अज्यूम कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन जो है हमारा, उसको हमने x मान लिया, और बस का जो स्पीड है उसको हमने y मान लिया। ठीक है, अभी हमारे पास एक फॉर्मूला है, समय बराबर दूरी बटा चाल, और टाइम बराबर
डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करना है हमें। ओके, केस 1 पकड़ते हैं। केस 1 में जो ट्रेन वाला टाइम था, लेटेस्ट से उसको मैं t1 पकड़ लेता हूँ। इसके लिए ट्रेन के केस में जो डिस्टेंस है वो मेरा 60 किलोमीटर है, डिवाइडेड विद स्पीड। ट्रेन का स्पीड जो है मैंने x माना हुआ था। सो ट्रेन के अंदर ट्रैवलिंग में इतना टाइम हमारा लगा। सिमिलरली अगर मैं बस के बारे में बात करता हूँ, लेटेस्ट से बस का जो ट्रैवलिंग टाइम है वो t2 है। सो इस केस में बस ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया या बस के थ्रू कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो है 240 किलोमीटर। सो दिस इज 240 डिवाइडेड विद उसका बस का जो स्पीड था वो है हमारा y। सो दिस इज 240 प्लस y। सो ट्रेन में इतना टाइम लगा, बस में इतना टाइम लगा, टोटल हमको उसने दिया है कि इतना टाइम लगा है। सो इसका मतलब t1 प्लस t2 इक्वल्स टू 4। टोटल मिला करके उसको 4 घंटा लगा। अब t1 की जगह पर हम ये वाला वैल्यू जो है वो रख देते हैं 60 अपॉन x। सिमिलरली t2 की जगह पर हम ये वाला वैल्यू रख देते हैं 240 अपॉन y इक्वल्स टू 4। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। ओके, उसके बाद केस 2 के बारे में बात करते हैं। केस 2 में उसने हमको बोला कि वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करती है। सो ट्रेन के अंदर लेटेस्ट से उसको t3 टाइम लग रहा है। सो t3 टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस हमारा इस केस में जो है वो ट्रेन का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, डिवाइडेड विद उसका ट्रेन का जो स्पीड है हमारा वो हमने x अज्यूम किया हुआ है। सो इतना टाइम हमको ट्रेन के अंदर लगा। उसके बाद बस के अंदर लेटेस्ट से हमको टाइम t4 लग रहा है। बस का जो डिस्टेंस है, बस से उसने इस बार 200 किलोमीटर ट्रैवल किया है और बस का ट्रैवलिंग स्पीड जो है वो y है। सो ट्रेन में इस बार ही उसको इतना टाइम लग रहा है, बस में इतना टाइम लग रहा है। टोटल टाइम जो है वो हमको 4 घंटा 10 मिनट लग रहा है। ओके, सो बेसिकली t3 प्लस t4 इक्वल टू 4 घंटा 10 मिनट लग रहा है और 4 से ही 10 बटा 60। ओके, दिस इज इक्वल टू 25/6। okay, so basically t3 plus t4 will be equal to 25/6। okay, now t3 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y, ये मेरा t4 का वैल्यू है, इक्वल्स टू 25/6। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। सो अभी अगर आप देखें तो मैंने क्वेश्चन को दो इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब मुझे कोशिश यही करनी है कि किसी तरीके से मैं ये दोनों इक्वेशंस सॉल्व आउट कर लूँ। ओके, सो इसी टाइप के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना पिछले वीडियो के अंदर सीखा था। उस फंडे को यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। हमको इसके अंदर दिख रहा है कि x जो है वो नीचे आ रहा है, सिमिलरली y भी जो है वो नीचे आ रहा है। सो हम अज्यूम कर लेते हैं 1/x को u अज्यूम कर लेते हैं और 1/y को v अज्यूम कर लेते हैं। ये दोनों वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ डाल दूँ तो मेरा ये इक्वेशन चेंज हो जाती है 60 u के अंदर, प्लस इसकी जगह पर हो जाएगा 240 v इक्वल टू 4।
ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। लाइकवाइज अगर मैं इसको देखूं तो ये बन जाएगा मेरा 100u प्लस 200v इक्वल टू 25/6। ओके, अगर मैं इस 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं सो दिस बिकम्स 600u प्लस 1200v इक्वल्स टू 25। ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 बन गया। अब अगर देखें इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन रहा है। इसको मुझे सिंपली सॉल्व कर लेना है। ओके, सो मेरा इक्वेशन 3 था 60u प्लस 240v इक्वल्स टू 4, और इक्वेशन नंबर 4 था मेरा 600u प्लस 1200v इक्वल टू 25। मैं देखता हूँ कि इसको मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे कोफिशिएंट्स जो हैं वो इक्वेट हो जाते हैं u के। सो दिस बिकम्स 600u, ये बनेगा 2400v इक्वल टू 40, और नीचे वाला ये एज इट इज रहेगा। ओके, अब ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करते हैं, u कैंसिल आउट हो जाएगा। 2400 में से 1200 घटाया 1200v बच जाएगा। 40 में से 25 घटाया यहाँ पे 15 बच जाएगा। नाउ v का वैल्यू अगर यहाँ से कैलकुलेट करें, दिस विल बी 15 अपॉन 1200, दिस बिकम्स, सो v का वैल्यू हमारा निकल गया 1/80। अब इस v का वैल्यू मैं आइदर इक्वेशन नंबर 3 में या इक्वेशन नंबर 4 में किसी में पुट अप करूँ, मेरा u का वैल्यू आ जाएगा। लेट अस से इक्वेशन नंबर 3 को पकड़ते हैं। इक्वेशन नंबर 3 बोलता है 60u प्लस 240v इक्वल्स टू 4। सो ये आ जाएगा 3। यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे 60u प्लस 3 इक्वल्स टू 4, 3 को दूसरी तरफ ले चलते हैं, सो 60u विल बी 4 माइनस 3 यानी कि 1। 60 को दूसरी तरफ ले चलते हैं, u का वैल्यू निकल जाएगा 1/60। सो u का वैल्यू निकला 1/60 और v का वैल्यू निकला 1/80। सो अब देखते, याद करने की कोशिश करते हैं u और v हमने क्या अज्यूम किया था। u जो था वो मेरा 1/x था और v जो था वो मेरा 1/y था। सो u इज बेसिकली 1/x और u का वैल्यू मैंने अभी निकाला है 1/60। सो यहाँ से जब हम इन दोनों को इन्वर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो यहाँ से निकलेगा x इज इक्वल टू 60। सो x का वैल्यू हमने 60 निकाल लिया। सिमिलरली जो v का वैल्यू था वो मेरा 1/y था और v का वैल्यू मैंने कैलकुलेट जो किया है वो 1/80 कैलकुलेट किया है। ओके, अगर इसका मैं इन्वर्स कर दूं तो यहाँ से y का वैल्यू 80 निकल आएगा। सो इस तरीके से हमने x और y का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब x और y क्या था मेरा, बेसिकली अगर मैं शुरू में देखूं सो मैंने x जो था वो ट्रेन का स्पीड माना था, y जो था वो मैंने बस का स्पीड माना था। सो अगर ये जो है दिस इज माय ट्रेन का स्पीड और ये जो है ये मेरा बस का स्पीड हो गया। ओके, सो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है और कैसे वो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं होगी तो भी उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। ओके, अगर आपको चेक करना है बाई चांस अपना आंसर, तो आप कोई सा भी एक केस पकड़ सकते हैं, केस 1 या केस 2। लेट अस से केस 1 पकड़ते हैं। केस 1 में इसने बोला कि ट्रेन से 60 किलोमीटर ट्रैवल किया गया। ओके, और ट्रेन का जो स्पीड है वो हमारा है 60 किलोमीटर पर। ठीक है, सो ट्रेन को जो टाइम लगा, ट्रेन में जो ट्रेवल टाइम था हमारा वो हुआ 60 किलोमीटर डिवाइडेड विथ 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 आवर जो है
वो मैंने ट्रेन के अंदर स्पेंड किया। ओके, अब साथ ही इसमें हमको ये पता था कि बस के अंदर जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 240 किलोमीटर ट्रेवल किया था। ओके, यहाँ पर देखें, ये वाला चीज़ 240 किलोमीटर में ट्रेवल किया था, और जो बस का स्पीड हमने निकाला है वो भी 80 किलोमीटर पर आवर निकाला है। सो दिस इज बेसिकली दिस 3 आवर्स। सो टोटल जो टाइम निकला वो 1 आवर हमारा ट्रेन से चला और 3 आवर हमारा बस से चला। टोटल हमारा 4 आवर्स का टाइम लगा। और अगर आप क्वेश्चन के शुरू में जाते हैं तो आप देखेंगे कि इनिशियली हमने फर्स्ट केस में 4 घंटे का ही टाइम लग रहा था। सो इससे ये पता लगता है कि हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो करेक्ट है, में कोई गलती नहीं हुई है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और कैसे इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर्स को चेक किया जा सकता है। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है, इसके साथ ही आपका पूरा चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद है मैं आपको इस सीरीज़ के अंदर समझा पाया हूँ कि कैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को पहचाना जा सकता है, उसको सॉल्व करने का अटेम्प्ट किया जा सकता है, और कैसे उसके आंसर्स जो है वो फाइंड आउट किए जा सकते हैं, कैसे उसके आंसर्स को चेक किया जा सकता है। ओके, अगर आपको फिर भी लगता है कि हाँ कोई चीज़ ऐसी है जो मैं आपको ठीक से नहीं समझा पाया हूँ, या आप किसी क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर डिफ़िकल्टी पा रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे टैग कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो वीडियो बना करके अपलोड कर सकूँ। ओके, मीनवाइल आप लोग कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सीखें। ज़रूरी नहीं है कि हमारे चैनल से ही, आप किसी भी चैनल से या किसी भी और माध्यम से जहाँ से भी आपको सीखने को मिलता है, डेफिनेटली आप सीखिए। अगले वीडियो में मुलाकात होगी फिर से किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। बाय बाय।